हेलो, इट्स मी। लॉन्ग टाइम नो सी। और तबीयत बेहतर हो चुकी है, एज यू कैन सी। और इट्स गुड टू बी बैक। जहां तक कोविड का सवाल है भाई, जॉन सभी क्रॉन है, तकलीफ दे हेल। तो वही बात है, अपने आपने खुद बचाना है अपने आप को। तो पता नहीं, इस पे ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर विशेस। और हर किसी ने मुझे ईमेल लिखा और जो लिखा, खैरियत मालूम कर लिया। आपका सबका बहुत शुक्रिया। और खांसी का इशू तो है, लेकिन काफी तक बेहतर हो चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑन स्मॉल टॉक, तो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। और पहले जो हमारी स्टोरी आ रही है वो ऋषा की तरफ से आ रही है। और ऋषा साहबा ये कहती हैं कि इनके वाले साहब ने इनके और इनके बड़े भाई को, समझ ले, इंटरमीडिएट के बाद, 12वीं के बाद कनाडा भेज दिया था फॉर हायर स्टडीज या यूनिवर्सिटी स्टडीज के लिए। वहाँ भेज दिया था। तो बेसिकली ये हॉस्टल में रहती थी विद फ्रेंड्स। और इनके जो भाई थे वो एक अपार्टमेंट, मतलब फेलो दोस्तों के साथ रहते थे। तो इनका इस तरह के से मामले चलता था। तो एक समर इवनिंग ये दोनों भाई बहन एक फिल्म देखने गए थे। तो मूवी देख के जब ये वापस आ रहे, मतलब गए तो बस में थे, तो जब वापस आ रहे थे तो इनके भाई ने सोचा कि अच्छी वॉक हो जाएगी, एक थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। और रात का कुछ 9:30 बज रहा था। इट वॉज इन वेरी डार्क, मतलब थोड़ा शाम टाइप सिनेरियो था। तो ये अपना पैदल जा रहे थे और समर टाइम था तो अच्छा मौसम था। तो कहती ये हैं कि एक रेजिडेंशियल ब्लॉक से गुजर रहे थे। तो जहाँ ग्रीन बेल्ट बनी हुई थी और पाथवेज थे, दरख्त वरख्त, मतलब अच्छी ग्रीनरी थी। वहां चलते चलते ये वो दरख्तों के पास से साथ से जा रही थी। तो एक जगह से इनको एक बड़ी अच्छी परफ्यूम की स्मेल आने लगी। अब बकौल इनके इतनी, ये कोई 17-18 साल की थी, इतना कोई सोचा भी नहीं इस बारे में। और उस सीधा उस पॉइंट पे जाके चली गई जहां से परफ्यूम आ रही थी, और वो उस दरख्त के नीचे जाके खड़ी हो गई। और वहां से इन्होंने अपने भाई को बताया, मतलब बोला कि बड़ी अच्छी यहाँ खुशबू आ रही है। जिसपे इनके भाई ने कुछ बोला नहीं और इशारतन, मतलब इशारे से कहा कि जल्दी बस चलो, रुकने की जरूरत नहीं, बस चलो। अब जब ये हुआ तो इन्होंने भी बगैर सोचे समझे, मतलब अलान उस दरख्त के नीचे बोला कि चलो फिर। तो इस तरीके से फिर वो इनके साथ चल पड़ी। और बाद में भाई ने इनको कहा भी कि इस तरीके से जो है वो आप आउट ऑफ इन एयर, मतलब सन्नाटे खाली जगह पे ऐसे नहीं बोलते कि चलो मेरे साथ। और इस तरीके से ऐसी आवाज जोर से नहीं लगाते। और खासकर अगर कहीं परफ्यूम या इस तरह की आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल ही मतलब वीराने के अंदर आपको एक खुशबू आ रही है जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, तो आप उस खुशबू में रुकते नहीं है, फौरन चले आते हैं। बहरहाल वो बात खत्म हुई और ये टहलते हुए घर चले। जिसके बाद ये बोलती हैं कि हम घर पहुंचे और सब कुछ हुआ, और ये अपने अपने, मतलब वहां पहुंचे रिहाइश की जगहों पे। तो ये बीमार पड़ गई। और अच्छी खासी, मतलब बीमार पड़ गई कि इनके भाई को इनकी देखभाल करनी पड़ी। और बकौल इनके ऐसा बुखार इनको जिंदगी में ना कभी बाद में हुआ, अभी तक हुआ, और ना उससे पहले कभी हुआ था। और इनके भाई भी बड़े शौक थे कि मतलब इसको क्या हो गया। तो अब जब ये बेहतर हुई तबीयत इनकी, तो इनको ख्वाब में एक लड़की नजर आने लग गई। अच्छा, शुरू में तो नाइट मेयर समझ के छोड़ दिया, लेकिन बकौल इनके कि 6 महीने वही ख्वाब आता था कि ये अपनी फैमिली के साथ है। उसके बाद ये एक अकेले कमरे में आके लेटती हैं। और उसके बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ एक लड़की खड़ी हुई है, जिसके बड़े लंबे बाल हैं और सफ़ेद उसने कपड़े पहने हुए, उतने घने लंबे बाल हैं कि उसकी शक्ल समझ में नहीं आ रही। और उसके पास एक छुरा है। वो कमरे में एकदम से इनको देखती है, और ये मतलब ख्वाब में देखती है उसको, और वो भागती हुई आती है और इनके ऊपर ऐसे छलांग मार देती है, मतलब बाकायदा अटैक करने वाले स्टांस में। और उसी, मतलब
अटैकिंग स्टांस के अंदर इनकी आंख खुल जाती है, और बकौल इनके कि अक्सर चीखें मारते हुए आंख खुलती थी, मतलब ये क्या हुआ इस तरीके से। अब कहते हैं शुरू में तो एक आध दफा में तो इग्नोर किया, लेकिन ये एक कांस्टेंट डेली का ख्वाब बन गया था। और अफसोस की बात ये थी कि जिससे ये तस्करा करें वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। अब कह रही हैं कि ये हाल हो चुका था कि नींद पूरी करना एक बड़ा मुश्किल काम था, और बहुत कम ये रात में खासकर सोया करती थी कि छुट्टी पे 1 महीने के लिए ये इंडिया गई। इंडिया जाके इन्होंने अपने मतलब वालदैन को, पेरेंट्स को बताया, लेकिन उन लोगों ने भी कोई खास इस बात को हवा नहीं दी, और बस बोला कि कोई बुरा ख्वाब है, बुरा सपना है, और इस पे ज्यादा आप तवज्जो ना दें। अब हालात कुछ मतलब इतने हो चुके थे कि मतलब ख्वाब में जो था वो कभी कभी बोलती थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी, और वो इन पे हंसती भी थी। लेकिन वक्त इस तरह गुजरते गए, जब तक बकौल इनकी कि आखिरी ख्वाब नहीं आया। और वो आखिरी ख्वाब इनको अच्छी तरीके से याद है कि वो ये था कि इनके जो हॉस्टल का कमरा था, उसका जो मेन कमरे का दरवाजा था, उसके मतलब अंदर की तरफ साइड पे आईना लगा हुआ था, एक शीशा लगा हुआ था। अब जब दरवाजा वो बंद होता था तो वो आईना डायरेक्ट बेड, क्योंकि छोटे से हॉस्टल के कमरे होते हैं, तो उस बेड पे जिस पे ये लेटती थी उससे वो सीधा आईना सामने नजर आता, तो बाकायदा रिफ्लेक्शन होती थी। तो ख्वाब में इन्होंने ये देखा कि एक पार्टी में अपने फैमिली के साथ हैं, उसके बाद एक इस कमरे में आ जाती हैं अपने हॉस्टल के। और हॉस्टल के कमरे में जब मतलब ये लेटी हुई हैं तो इनको एक रोशनी में आने लगती है, और वो रोशनी उस आईने में से आ रही है। तो उस आईने के अंदर वो देखती हैं तो एक लड़की बैठी हुई नजर आती है, जिसके मतलब अब फीचर्स मुंह के नजर आ रहे हैं, बाल थोड़े से साइड पे, लेकिन अब उसने खाकी कलर के कपड़े पहने हुए हैं। और वो इनको देख रही है एक इमोशनलेस, बगैर किसी एक्सप्रेशन के शक्ल से देख रही है। और उसकी जो आंखें हैं वो सफ़ेद हैं, उनमें बिल्कुल भी कोई प्यूपिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब आंखों की बिल्कुल वाइट हैं, और बगैर किसी एक्सप्रेशन के इनको देख रही है। और उसके हाथ में एक मोमबत्ती है, जिसकी रोशनी उस आईने से निकल के हल्की हल्की इन तक आ रही है। अब ये कहती हैं कि उस ख्वाब के बाद वो मुझे ख्वाब दोबारा नहीं आया, और कुछ इस तरह का दोबारा नहीं हुआ। लेकिन ये कहती हैं कि अभी भी मैं अपने आईनों को रात में कवर करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो जो भी था सिलसिला जो 6 महीने 7 महीने चला, उसका क्या बेसिस था। और वही बात कि उस वक्त ये 17-18 साल की थी, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं, इतना ज़्यादा जहन नहीं चलाया कि ये खुशबू आ रही है, यूँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये चली गई, और उसका फिर यही हुआ कि इनकी इन सारे इश्यूज की वजह से इनकी पढ़ाई भी इफेक्ट हुई, और काफ़ी ज़्यादा ये डरी रहीं, और बहुत मुश्किल उन्होंने वो वक्त गुजारा, क्योंकि कोई इनका यकीन नहीं करता था। तो थैंक यू ऋषा फॉर सेंडिंग दैट इन, एंड आई होप कि आप अब इतनी मतलब इस चीज़ से डरी भी नहीं है, और थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। एंड थैंक यू अगेन फॉर योर प्रेयर्स। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किंशु साहब की। किंशु साहब बोलते हैं कि 19 साल के हैं, और ये राजस्थान से इनका ताल्लुक है। तो पिछले महीने ये और इनके भाई जो थे, एक जगह है माउंट अबू के नाम से, वहाँ गए थे विजिट पे। बड़ी बकौल इनके खूबसूरत जगह है, एक हिली एरिया है, तो बड़ी साइट सीइंग है वहाँ पे। तो ये अपने मतलब टैक्सी ड्राइवर, ये उनके भाई वहाँ घूम रहे थे, दिन में घूमते रहे। और फिर एक कैंप था, जो मतलब कैंपिंग एरियाज होते हैं, लोगों ने बनाए हुए होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने दोपहर में बात कर ली थी कि हम रात में यहाँ रुकेंगे। तो वो एक कैंप इनको मिला हुआ था। तो जब पूरा घूम फिर लिए तो वहाँ जब गए अपनी मतलब रात गुजारने वाले कैंप पे, तो देखा कि मतलब एक कैंप, 7 6 7 कैंप्स बने हुए हैं, और उसमें कैंप के बाहर इनके एक बैठने की वुडन टेबल कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ताकि आप बॉन फायर कर सकें, और उस तरह कर सकें, खाना वाना भी बाहर खाएं, और टेंट में जाके जैप बंद करें उसकी, सो जाए। अब कह रहे हैं इत्तेफाक की बात यह है कि उधर
इनके अलावा कोई ठहरावा नहीं था। तो ये वहां अपने भाई के साथ गए, मतलब खाना वाना खाया, गप्पे शप्पे लगाई, 12-1 बज गए। और उसके बाद फिर टेंट में आ गए, और बकौल इनके कि टेंट में आके इन्हीं ने हमारी इस सीरीज की एक वीडियो लगाई और देखना शुरू की। अब वीडियो माहौल बनाने के लिए इन्हें लगाई थी थोड़ा सा डरावना। तो बकौल इनकी जब वीडियो चली तो इनको एक रोने की आवाज आने लगी टेंट के बाहर से। अब कहते हैं कि ये एक बैड आइडिया था कि हम दोनों अकेले थे और हमने इस तरह की हॉरर स्टोरीज लगाई, और मैं एग्री भी करता हूँ इनसे इस बारे में। और वीडियो को इन्होंने बंद किया और बात होना शुरू, मतलब सुनने की कोशिश की, आवाज क्या आ रही, तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ी उम्र का आदमी आ, रो रहा है इनके टेंट के बाहर की तरफ। और मतलब रो भी इस तरीके से रहा है कि उसकी सांस शायद नहीं आ रही, तो फंस फंस के वो रो रहा है। तो इनकी भाई, इन्होंने अपने भाई से बोला कि फिर जाके देख के आते हैं क्या आवाज आ रही है। तो भाई ने बोला कि भाई हम बिला वजह क्यों अपने आप को मुसीबत में डालें, जो ये रो रहा है उसको रोने दो। दोनों में बहस मुआयसा होता रहा कि हमें देखना चाहिए, और बात ये भी थी कि इनके अलावा कोई वहां था नहीं, तो एक डर भी था कि ये कौन कौन आ गया इस वक्त रात में। तो फैसला इस पे तय हो गया कि भाई हम कैंप का जो टेंट है हमारा उसका अनजिप करते हैं उसको, और बस बाहर झांक लेते हैं कि ये कौन है और कहाँ से आवाज आ रही है, दैट्स इट। तो अग्रीमेंट पे इन लोगों ने आराम आराम से जिप खोलने लगे और इधर उधर देखने लगे। अब इशू ये था कि इनके सामने भी एक और टेंट था जो कि खाली था, क्योंकि कोई और था नहीं, और वो ओपन था, मतलब अनजिप्ड था। तो उसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा था इनको बिल्कुल सामने, हुए थोड़ा नीचे की तरफ ग्राउंड लेवल पे होता है कैंप तो जमीन पे। तो कहते हैं कि हम इधर उधर नजर मार रहे थे तो मैं एहसास हुआ कि ये रोने की आवाजें जो हैं वो सामने की तरफ से आ रही हैं। और फिर उसके बाद एहसास हुआ कि वो जो खाली टेंट है जिसमें कोई नहीं है, उसी के अंदर से आवाज आ रही है। तो ये कहते हैं कि जब ये एहसास हुआ तो हमें डर लगा कि कोई बगैर किसी धड़ के एक आवाज आ रही है, तो हमने वो जिप बंद किया और वापस लेट गए, और जो जो हमको होली स्क्रिप्चर्स आते थे उसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहते हैं सब कुछ पढ़ने के बाद अ, वो जो रोने की आवाज थी वो तो बंद हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जो टेबल थी वुडन बाहर, उस पे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने आके छलांग लगाना शुरू कर दी है, और उस पे चहलकदमी हो रही है, और बाकायदा एक आवाज आती है ना वुड की, कि अगर आप उस पर चलें तो कुछ ना, या कुछ रखें तो एक ऐसे का कुछ ना कुछ आवाज आती है। तो कहते ये हैं कि अब वो आने लगी तो हमने, मतलब पढ़ पढ़ के हम थक गए थे, तो हमने यूट्यूब पे वीडियोस लगा दी और रिलीजियस, मतलब उसकी स्क्रिप्चर्स की और सब कुछ लगा दी हमने, और उसको लगा दिया। तो फिर वो मामला, मतलब वो टक आवाजें चलती रही, और हमने फिर फोकस किया कि हम किसी तरह रात गुजारें, क्योंकि हम यहाँ सुबह निकलेंगे तो यहाँ तो कोई आएगा भी नहीं इस वक्त हमें लेने, तो हमने बस रात गुजारनी है किसी तरह। कहते हैं वो चलाते रहे ऑडियोज, और उसके बाद किसी टाइम पे जाके वो आवाज बंद हुई, और थकन के मारे किसी टाइम पे आग लगी होगी, लेकिन ये कहते हैं कि रात में दोबारा उस आदमी के रोने की आवाजें शुरू हो गई। फिर जब सुबह हुई तो फिर वो गाड़ी वाड़ी आई और सब कुछ हुआ, कैंप वाले आए, तो हमने उनसे तस्करा नहीं किया क्योंकि कोई फायदा नहीं था, और वो वैसे भी नहीं मानते, और अजीब सी बात होती है। और हम वहां से उसी वक्त निकल गए। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस इन, और आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे सिचुएशन में कोई वैसे भी आपकी सुबह बात नहीं मानता। लेकिन वही बात है कि आप माहौल ऐसा क्रिएट ना करें कि रात में आपको इतने डरे हुए हो या ऐसे सन्नाटे में आपका दिमाग काम ना करे। तो थैंकफुली आप लोगों को तो किया, लेकिन फिर भी अपने साथ ऐसी बुराई ना करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब हमारे दोस्त नादिर साहब की, जो ये बताते हैं कि इनकी फुप्पो का जो घर है
वो सियालकोट से बाहर कहीं मतलब करीब ही है। और ये छुट्टियां गुजारने कुछ दिन के लिए अ, चले जाते हैं कभी कभी। अब नहीं जाते लेकिन चले जाते थे। अब ये कहते हैं कि जी इनके जो फूफा हैं मतलब वो मतलब इतना मतलब क्या कहते हैं कह लें थोड़ा सा चिल सीन होता था, तो ये लाहौर से अपने फूफा के घर जाया करते थे ये सियालकोट से बाहर। अब इनका जो आना जाना रहता था, लेकिन कहा यह जाता था, लोग कहते थे कि जो इनके फूफा जो बेसिकली इनकी फूफो के जो ससुर कहेंगे जिसको, वो जो थे उनके बारे में एक बात बड़ी अजीब सी मशहूर थी कि इनकी दो शादियां हैं और दूसरी शादी जो की हुई है वो एक जिन्नाती मतलब जिन्नी से की हुई है, जिन्नातनी से की हुई है। और ये उससे मिलने जो है वो फजर से पहले किसी टाइम अकेले जाया करते हैं किसी डेरे पे। तो ये बात कभी किसी को पता नहीं था, लेकिन जब इनके मतलब पुप्पो के ससुर यानी पुप्पा के अब्बा जो है कह लें, वो इंतकाल के करीब थे, तो फिर ये बात उन्हें अपने सबसे बड़े बेटे को बताई थी। इससे पहले किसी को ये बात नहीं पता थी। तो अब इनका इंतकाल हो गया और ये उसके बाद की ये अपनी बात बता रहे हैं कि ये किसी टाइम पे मिलने गए थे। तो कहते हैं रात का कोई पहर था, कोई 3 बज रहा होगा या 3:30 या कोई 4। ये अपने कजन के साथ थे और टीवी पे कुछ इंडियन हॉरर फिल्म हॉरर शोज देख रहे थे, आहट या जी हॉरर टाइप के। तो उस टाइम पे रात को एकदम से इनके दरवाजे पे किसी ने आगे जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। अब जोर जोर से जब खटखटाना शुरू किया तो ये तो सारे वैसे भी डर गए, तो ऐसी चीज देख रहे थे। और इवेंचुअली क्या हुआ कि पुप्पा वगैरह उठी और फिर वो जाके उन्होंने जब तक चेक किया तो आवाज खटखटाने की बंद हो गई थी, और बाहर निकल के जब देखा तो कोई भी नहीं था। अब एक परेशानी तो हुई कि मतलब ये क्या मतलब हरकत है और सब कुछ है, लेकिन इग्नोर कर दिया कि भाई ये कोई हो सकता है कुछ और कहानी हो, लेकिन बहरहाल एक अजीब सा खौफ तो बैठा ही, ये क्या हरकत हुई है रात को 3 बजे। अब ये कहते हैं कि नेक्स्ट डे जो था, अगली रात को भी फिर यही हरकत होगी कि कोई आए और वो खटखटाना शुरू कर दे और देखें जाके तो कोई ना हो। तो अब एक खौफ सा फैल गया। अब जब ये रात गुजरी मतलब ये वाली रात गुजरी, तो उस दिन में जो नेक्स्ट डे था उसका, इनके जो फूफा हैं उनके बड़े भाई जो कि एक उसी मतलब जगह के रहने वाले हैं करीबी में, वो आए और आके उन्होंने फिर यही बताया कि उनके साथ भी घर पे रात को यही 3-4 बजे इस तरीके से इस टाइम पे कोई आके खटखटा के जा रहा है जो कि नजर नहीं आ रहा। अब ये जब दोनों फैमिलीज भाइयों की फैमिलीज में ये डिस्कस हुआ मामला, तो अच्छा खासा खौफ बैठ गया और हर कोई परेशान हो गया कि मतलब ये मतलब क्या हो रहा है। तो फैसला ये हुआ कि भाई सारी फैमिली जो है इनके घर पे, इनकी फुप्पो के नादिर साहब की, सब इधर ही इकट्ठे हो जाएं और रात को एक आदमी पहरा दे कि मतलब ये रात में आ कौन रहा है, ये हरकत कर कौन रहा है हमारे साथ। अब जब रात आई और वैसे ही सब लोग डरे हुए थे, उनके बाहर ये पहरादारी कर रहे थे बड़े भाई और सब अंदर थे। तो एक टाइम गुजरा के मतलब इंतजार करते करते कि अभी बजता है, अभी बजता है, अभी बजता है, लेकिन नहीं बजा। तो बाहर से, घर के बाहर से पुप्पा के जो बड़े भाई थे उनकी एकदम से रोने की आवाज आने लगी। तो जाहिर सी बात है भाई जो था वो उठा और इनके जो पुप्पा थे वो बाहर निकले देखने के लिए। तो इनके अपने बड़े भाई जो थे वो वहां नहीं थे। अब एक शौक लग गया कि ये तो बाहर पहरा दे रहे थे, तो है ही नहीं। तो सर्च पार्टी एक बनी और लोग जमा हुए, मतलब घर में से लोग जमा हुए और इलाके को छानना शुरू किया। वो कहीं नजर नहीं आ रहे। वो छांटते छांटते जो है वो कहते हैं जी कि जो करीबी कब्रिस्तान था जहाँ इनके एक्चुअली वालिद दफन थे, वहां तक पहुंच गए तो देखा कि इनके जो भाई हैं वहां पे नजर आए।
अब उनके करीब जाने लगे तो देखा कब्र में वो अपने वालिद की कब्र पे, यानी कि इनके जो वालिद थे वहां खड़े हुए हैं और वहां रो रहे हैं। वहां पहुंचे तो पूछा कि भाई तुम यहाँ कैसे? तो और तुम घर के बाहर तुम पहरा दे रहे थे, तुम यहाँ कब्रिस्तान कैसे पहुंच गए रात के पहर? फिर जब बताया, उन्होंने कहा कि भाई मैं रात को बाहर पहरा दे रहा था तो मुझे जो था वो कुछ आवाजें आने लगी। अब जब आवाजों का मैंने इधर उधर देखना शुरू किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था मुझे कोई बुला रहा है, कुछ इस तरह का सिलसिला, तो कहते हैं कि करते करते मैं आवाज को ट्रेस करते करते वहां पहुंच गया कब्रिस्तान के पास। और कब्रिस्तान के पास मैंने नोटिस किया कि एक आदमी टहल रहा है। और उस आदमी को जो मैंने गौर किया तो उस आदमी ने मुझे भी देखना शुरू किया, तो वो तो मेरा वालिद थे, मतलब इनके बाप थे। तो ये जब भाग के उनके पास गए तो वो आदमी गायब हो गया, और फिर देखा कि ये आदमी नहीं है। तो ये अपने वालिद की कब्र पे पहुंचे और वहाँ जिक्र करना शुरू किया, और अ, जो जो मतलब आयतें होती हैं और उसकी पढ़ने शुरू की, और उनको बख्शना शुरू किया। और जाहिर सी बात है उनको याद किया और मतलब अ, अफसोस किया। तो ये सब जब हुआ और वो बकौल इनके किस तरह गायब हुए और सब कुछ हुआ, तो सबने वहां पे फिर कुछ आयतें पढ़ी और वापस गए। और फिर अगले दिन एक पीर के पास गए कि भाई ये आखिर माजरा क्या है, ये रातों को खटखटाना और ये नजर आना और ये सब कुछ। तो उसने कहा कि आपके वालिद, क्योंकि मतलब रिसेंट हैं वो, मतलब उसमें है, और उनको आप लोग विजिट नहीं करते, जाके उनके पास जाते नहीं हैं और उनके ऊपर बख्शिश नहीं करते, बख्शते नहीं उन्हें कुछ। तो वो काफ़ी तकलीफ में इस वक्त गुजर रहे हैं और आपकी उनको सख्त ज़रूरत है। तो आप उनके पास जाएं, रिसाइट करें और उन पे खासकर सूरह यासीन वगैरह पढ़ पढ़ के फूकें, तो उनकी तकलीफ कम होगी। तो बकौल इनके कि ये सब इन्होंने करना शुरू किया, तो वो मामला खटखटाने का ख़त्म हुआ। लेकिन ये अब वहाँ नहीं जाते। अब वो विटनेस करने के बाद अच्छे खासे डर चुके हैं और कहते हैं कि मुझे अब वहाँ अपने कज़न से मिलने नहीं जाता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इन दैट स्टोरी। और मैं अजूम करता हूँ कि शायद ये जो आप वो कह रहे थे कनेक्शन था उनके वालिद का एक जिन्नातनी थे, तो शायद ये उसका कारनामा था रातों को खटखटाना। तो खैर, मूविंग ऑन, और आगे बात करते हैं अब्दुल खान साहब की। तो ये बताते हैं कि इनके नानी के घर की एक बात है कि 95 में इनकी जब नानी और मामू घर एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, तो वो काफ़ी कुछ वियर्ड वहाँ हालात थे। कहते हैं सबसे पहले जब वो शिफ्टिंग हुए, तो जब मामू की सबसे बड़ी बच्ची थी जो छोटी थी, वो अक्सर रोती रहती थी और कहती थी कि मुझे आंटी देख रही है, और वो आंटी किसी और को दिखती नहीं थी। और सिमिलरली ये कहते हैं कि उस घर में 2014 के अंदर रमजान भी था, लेकिन उसके बावजूद इनके मामू की शक्ल के लोग नजर आते थे, जबकि मामू घर पे नहीं होते थे। एंड फर्दर मोर ये कहते हैं कि उस घर में जैम की बोतल महफूज नहीं थी, अगर आप ला के रखते थे तो वो नेक्स्ट डे खाली मिलती थी। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इन दैट ब्रीफ स्टोरी। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि फिर आगे मतलब क्या सूरत हाल रही, वो लोग वहाँ रहते हैं, छोड़ दिया, तो ये ज़रूर बताइएगा बाद में। अब आगे बात करते हैं, और बात करते हैं अपने दोस्त निखिल साहब की, जो कहते हैं कि ये बेसिकली नारायण वगैरह गए हुए थे ईद की छुट्टियों पे अपनी फैमिली के साथ। वो वापसी आ रहे थे इन मुल्तान लाहौर हाईवे की तरफ, मोटरवे की तरफ। उनने रात भी मतलब क्योंकि काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे तो लेट भी हो गया था और 2 बज रहे थे, कि इनको एहसास हुआ कि अब पेट्रोल जो है काफ़ी हद तक कम हो गया। और ननकाना साहब के पास ये थे और मतलब ढूंढ रहे थे कहीं स्टेशन आए तो कहीं फ्यूल डलवाएं, कुछ करें। अब कह रहे हैं इस तरीके से रात में सन्नाटा चल रहा था, क्योंकि ईद सीजन था और कोई ख़ास चहल पहल नहीं थी। तो जाते जाते अंधेरे में एक जगह इनको अंधेरे में एक मेहरान गाड़ी रुकी हुई नजर आई, तो ये वहाँ गाड़ी ने रोकी। और उनके बाद क्योंकि ये चला रहे थे, उनके वालिद साहब साथ में थे, वो उतर के गए।
पूछने उससे कि भाई यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा। अब उतनी देर में वो गए तो इन्होंने नोटिस किया कि करीब में एक उसी अंधेरी पट्टी में एक कब्रिस्तान भी है, और एक उसको नोटिस करते हुए एक इनको अजीब सी वाइब आई, एक फीलिंग आई, और कह रहे हैं कि एक ऑफ किस्म की फीलिंग शुरू हो गई। अब ये कहते हैं इनके वाले साहब वापस आए, उन्होंने कहा कि भाई कम से कम 50 किलोमीटर तक तो पेट्रोल पंप नहीं है, और वो जो थे वो तो मोटरवे पुलिस वाले कोई थे, वो सो रहे हैं वो गाड़ी में, तो वो बता रहे थे। तो ये वहां से निकल पड़े। अब ये कहते हैं ये थोड़ा सा आगे गए, क्योंकि फ्यूल भी कम था, तो टेंशन भी एक थी, एक एंग्जाइटी थी। तो थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने नोटिस किया कि रोड की, मतलब ये जा रहे हैं तो एकदम से इस रोड के साइड से कोई साहब कूद के इनकी गाड़ी के सामने आए और भागते हुए क्रॉस करके चले गए। अब इन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी उस बंदे को हिट करने से बचाई और सीधी की, और उसके बाद सीधी करने के बाद नोटिस किया कि उस आदमी की तो कोई शक्ल ही नहीं थी, और बस एक काला सा धड़ था। तो बैक रियर व्यू मिरर में देखा और उसको ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी था ही नहीं कहीं। अब गाड़ी सीधी करते हुए जब उन्होंने, मतलब अपने वाले साहब से पूछा कि भाई ये आपने देखा था कि किस किस्म की हरकत की इस आदमी ने, तो वो बिल्कुल ब्लैंक हुए थे और वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। बाकी फैमिली से पूछा तो उन्होंने उन लोगों ने कहा कि हमें तो कोई नजर नहीं आया, और हम अजूम कर रहे थे तुम गाड़ी तुमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब क्योंकि ये स्लो चला रहे थे तो लोग भी ये समझ रहे थे कि ये स्लो चला रहे हैं क्योंकि पेट्रोल कंजर्व कर रहे हैं शायद, लेकिन असल वजह ये थी कि वो इस चीज के शौक में थे कि मतलब वो बंदा कहाँ से आया और इनको किसी और को नजर क्यों नहीं आ रहा। अब कहते थोड़ी देर जो है वो गुजरी होगी तो इनके वालिद साहब ने इस बात पे अग्री किया कि उन्होंने भी वो आदमी देखा था जिसकी कोई चेहरा नहीं था। अब कहते हैं 2 किलोमीटर मुश्किल से गए होंगे आगे कि एकदम से मिडल में जो डिवाइडर होता है मोटरवे का, उधर वो आदमी खड़ा हुआ नजर आया, और वो फिर उसने इनके ऊपर कूदने की कोशिश की, और ये गाड़ी अपने आप से उससे बचा के निकले। और फैमिली को नजर नहीं आया, लेकिन इनको वो नजर आया, और इनके वालिद साहब। ये लोग घबरा गए और उन्होंने जो जो स्क्रिप्चर्स आते थे, होली स्क्रिप्चर्स, अपने पढ़ना शुरू कर दिए। और वो उसके बाद मतलब अपने आप को कॉम डाउन करने के लिए थोड़ा सा आगे एक जगह रोकी, और मतलब अपने आप को वापस होश में लाने की कोशिश की, और इसी तरीके से फिर ये निकले। अब ये कहते हैं कि इनके और इनके वालिद के अलावा किसी को तो वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इत्तेफाक है कि उसके बाद वो जो भी था इनको नहीं मिला, और ये ननकाना साहब पहुंच गए और वहां से पंप वगैरह मिल गया, और उसके बाद वो नहीं मिला। तो थैंक यू वेरी मच निखिल फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और क्या कह सकते हैं, व्हाट वाज मतलब हैपनिंग, वियर्ड स्टफ हैपेंस इन द नाइट। तो खैर आगे बात करते हैं, और हमारे दोस्त नू साहब की बात करते हैं जो अपने कजन की स्टोरी सुना। एक सेकेंड। गेटिंग बैक टू बिजनेस, अब नू साहब की स्टोरी है, और वो कहते हैं कि इनकी कजन जो है सना, वो रहती हैं बेल्जियम में, मिशेलन नाम के एक शहर में। अब वैसे तो जनरली तो कभी कोई इनके साथ इशू नहीं हुआ, लेकिन एक रात ये काम से वापस देर से आनी थी, और ये बात हो रही है रात के 2 बजे की। तो ये गाड़ी अपनी हाईवे पे चला रही थी, और गाने वाने लगा के नॉर्मल, मतलब जा नहीं थी, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं, कि एक पॉइंट के बाद इनको मतलब जाते हुए हाईवे पे, और हाईवे के ऊपर ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है, सीधी सड़क है। इनको एहसास हुआ जैसे कि इनके पीछे गाड़ी के कोई भाग रहा है। कहते हैं कि ये
थोड़ा सा गाड़ी इन्हीं ने रोकी, आगे जाके आगे पीछे देखा, कुछ भी नहीं। अपना वहम समझ के, क्योंकि पूरा बड़ा लंबा दिन लग गया था और पूरा बहुत लंबा काम था, इन्होंने फिर गाड़ी चलाना शुरू की। तो एक पॉइंट के बाद फिर इनको एहसास होने लगा कि गाड़ी के पीछे पीछे कोई तेजी से भाग रहा है, कुछ चेस कर रहा है। तो इन्होंने अपने रियर व्यू मिरर से और बाकी आईनों से देखा तो एक बूढ़ा आदमी बड़ी स्पीड से, इनकी गाड़ी की लेवल की स्पीड से इनके साथ साथ भागता चल रहा है। अब वो देख के तो ये शौक में आ गई, क्योंकि एक तो ये बूढ़ा आदमी और वो भी इस स्पीड से, कि इनको तो बड़ी हालत खराब हो गई इनकी। पहले तो ये समझ रही थी कि इनका वहम है, लेकिन अब तो ये तो बंदा नजर आ रहा है जो पीछे भाग रहा है। ये देखते ही इन्होंने गाड़ी तेज कर दी और स्पीड बढ़ा दी कि भाई किसी तरह इससे जान छूटे, लेकिन पीछे से उनको एहसास होता रहा कि कोई भाग रहा है। अब आगे जाके इन्होंने नोटिस किया कि एक सिग्नल आ रहा है। अब सिग्नल का मतलब ये था कि भाई रुकना पड़ेगा वहां। तो इंटरसेक्शंस पे सिग्नल होते हैं, ऐसा नहीं हो कि भाई आ, इनके ना रुकने की वजह से कोई एक्सीडेंट या कुछ कुछ हो जाए तो मसला हो गया ये। परेशानी ये थी कि अगर ये रुकी तो आदमी जो इनका पीछा कर रहा है वो क्या करेगा। लेकिन आखिरकार वो जगह आ गई और उनको गाड़ी रोकना पड़ गई। अब जब गाड़ी इन्होंने रोकी तो वो आदमी जो इनके पीछे पीछे भाग रहा था वो भागता भागता इनके मतलब गाड़ी के पीछे बिल्कुल ऐश की तरह गायब हो गया। कहती हैं कि सीधा घर जाके इन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया घर में और बंद कर लिया, लेकिन उसके बाद ये बीमार पड़ गई और इस चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जिस तरह पीछे वाली की स्टोरी की थी कि अगर हाईवे पे ये क्या सिलसिला है। अब आगे बात करते हैं और आगे बात करते हैं जनाब हमारे अमिश और कुरतलैन की, जो कि दो लोगों ने एक ही कहानी मुझे भेजी है वर्ड फॉर वर्ड। तो अविश है मेरे ख्याल है, अविश सॉरी। तो ये कहते हैं कि जी इनकी अंकल की स्टोरी है, जो कि 20 से 30 साल की जब उम्र उनकी थी तब की स्टोरी है। और तो ये तो मतलब पुरानी, बहुत पुरानी कहानी है, ऐसी 20-30 ईयर्स पुरानी। तो कहते हैं जी इनके अंकल जो थे आर्मी में थे और एक बंकर में थे। तो इनको एक मतलब सीनियर का बुलावा आया कि आप बॉर्डर के पास हम जो है वो बैठे हैं और आप जरा आइए। तो ये जहाँ अपनी पोस्टिंग में थे तो वहां से जाहिर सी बात है फिर ये रात को उस पर निकले, जो कि जंगलात में थी और ये सब बॉर्डर के आसपास के एरियाज हैं। तो ये एक डंडी लेके, क्योंकि जंगल एरिया था, निकल पड़े। अब वैसे तो जो रास्ता था ये इनका देखा हुआ था, दिन में कई दफा जाया हुआ, तो एक कच्चा रास्ता था, डर्ट पाथ, जहां से ये अक्सर निकल जाते थे। मतलब लाठी की जरूरत होती थी कि अगर कोई जानवर सा आ गया कोई तो उसको भगाने के लिए। बाकी ये कहते उस रात ये जब उस रास्ते में निकले तो वो रास्ता ऐसा हो गया कि वो 30 मिनट का रास्ता था मैक्सिमम, अब वो खत्म नहीं होके दे रहा। अब अंधेरे में चलते जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आया कि इनको एक हल्की सी रोशनी आने लगी। अब उस हल्की सी रोशनी को मतलब जैसे ही चलते जा रहे हैं रोशनी हल्की सी नजर आ रही है जंगल में थोड़ा आगे। तो आगे जाते जाते इन्होंने देखा कि एक आग लगी हुई है और जिसमें से एक सफेद किस्म की एक रोशनी निकल रही है। जनरल जो एक येलोइश कलर होता है वैसा नहीं है, लेकिन एक आग सी लगी हुई है और उसके इर्द गिर्द सफेद कपड़ों में सफेद शक्ल सूरत वाले बच्चे हैं, जो कि कुछ खेल रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं और उस आग के इर्द गिर्द कर रहे हैं कुछ। तो इनको देख के बड़ी हैरत हुई कि ये इस तरह के खतरनाक इलाके में, जहां हम मतलब आर्मी का मतलब बॉर्डर एरियाज टाइप की जगह, भाई ये बच्चे कहाँ से आ गए। कहती हैं ये पैदल आगे बढ़ते जा रहे हैं, हैरत से उनको देखे जा रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा है कि जब थोड़ा करीब आए तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ मतलब तुम लोग कहाँ से आए हो और ये खैरियत है, यहाँ क्या कर रहे हो।
तो इनके कहने पे उन बच्चों ने दौड़ लगा दी अंदर जंगलात और उस तरफ। अब ये ऑटोमेटिकली उनके पीछे भागे कि मतलब ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं। थोड़ा सा उनको जब अंदर थोड़ा जंगल एरिया में चेस किया तो वो बच्चे गायब हो गए इनकी आंखों के सामने। ये एक शदीद सदमे में आ गए कि ये हुआ क्या मेरे साथ, और वापस उस जगह जाने लगे जो उस रास्ते से ये जाते हैं जहाँ पे वो आग लगी हुई थी। तो उस रास्ते पे जब वापस जाने लगे तो इनको एहसास हुआ कि कोई इनकी तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेजी से। तो उन्होंने फिर देखा कि एक औरत जो है सफेद सफेद कपड़ों में और सफेद शक्ल सूरत वाली, वो इनकी तरफ तेजी से भागती हुई आ रही है। उसको देख के इनके ऊपर एक खौफ सा तारी हुआ, और ये उन्हें जब नोटिस किया कि जैसे जैसे वो करीब आ रही है उसका तो कद काफी बड़ा है और वो आम साइज की औरत नहीं है। तो ये भी मतलब एक उसमें आ गए, एक सकते में आ गए, फ्रीज हो गए बिल्कुल डर के मारे। और फिर ऑटोमेटिकली एक आयतल कुर्सी की तिलावत करना शुरू कर दी, और फिर इस तरीके से बाकी आयतों की भी करने लग गए। और मतलब एक खौफ आता है तो जाहिर सी बात है खुदा ही याद आता है किसी को, और क्या अल्लाह के अलावा कौन क्या याद आएगा। तो ये करना शुरू किया तो वो भागती हुई औरत स्लो डाउन हुई और रुक गई, इनको देखती रही और ये पढ़ते रहे खौफ के मारे। और उसके बाद उसने इनको इनको सिर्फ ये कहा कि तुम बड़े खुश नसीब हो आज, और बच्चों की तरह वो भी गायब हो गई। अंधेरा छा गया उस जगह पे, और उसके बाद इन्होंने अपना रास्ता पकड़ के बंकर के वो अपना बॉर्डर की तरफ दौड़ना शुरू किया। और जब ये वहां पहुंचे जहां पे इनको बुलाया था तो इनको 103 बुखार हो चुका था और काफी बीमार थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे मतलब बात वही है कि भाई इस तरह के खतरनाक जंगलात तो फिर आर्मी वाले ही होते हैं जो जाते हैं और कुछ पता नहीं होता उनके साथ क्या होता है। तो स्टोरियां तो बहुत होंगी, तो अगर कोई शेयर करना चाहे तो ज़रूर करें। तो आगे बात करते हैं, और बात करते हैं हमारे दोस्त बिलाल साहब। बिलाल साहब कहते हैं कि इनके एक कज़न थे जो कि मतलब उम्र में थोड़े बड़े हैं, और उनका तो अब इंतकाल हो चुका है, लेकिन ये स्टोरी इनकी वालदा ने इनको सुनाई क्योंकि वो इनकी पैदाइश से पहले ही चल बसे थे। कहते हैं जी जैकबाबाद में रहते हैं, और उन साहब को मतलब बड़ी ऑब्सेशन थी कि जिन भूतों की और इन चीज़ों की, और काफ़ी ज़्यादा ये जो लोगों को एक होता है ना कि भाई मुझे ये काबू करने या ऐसा करना है या वैसा करना है, तो इनको ये एक बड़ा था ऑब्सेशन। 26 साल के थे, बच्चा भी था उनका, एक लड़का भी था छोटा, लेकिन फिर भी ये जो ऑब्सेशन था इनका अपनी जगह था। इनको पता चला कि एक बड़े मियाँ एक मतलब बाबा जी हैं जो कि मतलब उनके बारे में मशहूर था कि ये ऐसी जिन्नात मखलूक़ात पे कुछ इनके गिरफ्त में हैं, कुछ काबू में हैं, और काफ़ी नॉलेज है इनको। और काफ़ी जो मसाइल में जो लोग फंस जाते हैं तो वो इनसे कंसल्ट करते हैं, रिजू करते हैं, और इनके थ्रू मसले हल करते हैं। तो ये उन साहब के पीछे पड़ गए कि मुझे भी मतलब आप नॉलेज दें और बताएं और सब कुछ करें, और मुझे भी मतलब वही जो लोगों की चाहत होती है कि मैं कंट्रोल कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँ। अब शुरू शुरू में तो मैं समझता हूँ कि उन साहब ने मना किया होगा कि भाई मैं तुम्हें नहीं बता रहा, लेकिन इवेंचुअली इनके पीछे पड़ने से वो मान गया, और उसने कहा कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें वैसे ही करना है वरना वो तुमको मार देंगे। उसने हामी भरी कि जो ऐसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और उसके बाद जो है वो उस आदमी ने कहा कि फिर कल मैं आओ, हम चलेंगे एक जगह जहाँ पे तुम्हें रुकना होगा 4-5 दिन के लिए। अब नेक्स्ट डे सप्लाईज वगैरह के साथ वो जब बाबा जी इनको लेके गए तो एक कब्रिस्तान ले गए। वहां उन्होंने एक सर्कल, एक हिसार बनाया, और इनको कहा कि इसके बीच में कुछ पढ़ा और बोला इसके बीच में बैठो,
और 5वें दिन मैं तुम्हें लेने आऊंगा और 4 दिन तुमने इससे बाहर नहीं निकलना, भले कुछ भी हो जाए, तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाए, तुम 4 दिन इसमें रहोगे। और 5वें दिन मैं सुबह तुम्हें लेके जाऊंगा, 96 आवर्स तुम्हें इस जगह पे बैठना है। ये बोल के वो चला गया। बकौल इनकी पहली रात और दूसरी रात तो आवाजें ही आती रही, और बुलावे आवाज इनकी इस बंदे के नाम की और इस तरह की चीजें, लेकिन ये ना निकले। तीसरी रात कहते हैं कि वहां अब बाकायदा जिन्नात नजर आने लगे, जो इनको बाहर बुला रहे हैं कि भाई आओ और ये दिखाएं, तुम्हें दिलाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन ये वहां बैठे रहे। चौथी रात को ये कहते हैं कि ये वहां बैठे हुए थे तसल्ली से कि अब तो टाइम पूरा हो चुका है, कि वो आए और इस दफा इनका जो बच्चा था छोटा, उसको अपने पास हाथ में लिए और हाथ में तलवार लिया है कि इसको आज हम नहीं छोड़ेंगे। अपना बच्चा देख के तो इनसे रहा नहीं गया है, उठ के खड़े हुए और बाहर की तरफ भागे उस बच्चे को बचाने के लिए। तो कहते हैं मैं सीधी टांग बाहर निकाली, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है, मैं बेहोश हो गया। अब जब आंख खुली इनकी तो ये एक हॉस्पिटल में थे और काफी बुरी कंडीशन में थी। तो उनको होश में आने लगे तो लोग एतराफ में थे और सब कुछ होने लगा, तो उनको एहसास हुआ कि इनकी तो सीधी टांग ही नहीं है। पता ये चला कि इन्होंने जब वो हिसार से टांग बाहर निकाली तो उस वक्त जो वहां मखलूक मौजूद थी, जिन मौजूद थे, उन्होंने उसकी जितनी टांग बाहर निकली थी उसी वक्त खा ली, और उस टांग को अलहदा करने और खा मतलब अलहदा करने से जो शौक लगा था उसमें ये बेहोश हो गए, वापस अंदर सर्कल में गिर गए, जिसकी वजह से ये बच गए। और वो जो बच्चा था जो इनको नजर आया इनका अपना, वो एक धोखा था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और एंड वही बात था कि अपना शौक के चक्कर में अपनी इन्हें टांग जो थी वो जिन्नात को खिला दी। खैर, दैट्स अनदर सब्जेक्ट। और इस तरह के और भी सब्जेक्ट होते रहते हैं। और खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे वॉक करना स्टार्ट करना चाहिए। खैर, अभी ये पढ़ने के बाद पता नहीं, वॉकिंग के बारे में खैर सोचते हैं, कुछ करते हैं। खैर वो एक सेपरेट थिंग। कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट। और हमें नीमो साहिबा लिखती हैं अपने दोस्त की स्टोरी, जो कि स्टोरी जो है वो जिन साहब की, वो अजैब अजैब करके उनका नाम है। और 2005 से ये सिलसिला इनका शुरू हुआ। नीमो साहिबा ये कहती हैं कि जो हमारे दोस्त अजैब साहब हैं, बताना नहीं चाहते कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो कहते हैं 2005 में इनके वालिद साहब ने एक प्लॉट खरीदा था शहर के बाहर, और 2005 में वहां पे कंस्ट्रक्शन का ख़त्म हुई थी और इनका अपना एक घर बन गया था, जो कि ये पहले लोग किराए पे रहते थे। और अब घर बनने की वजह से पूरी फैमिली बड़ी एक्साइटेड थी कि अब हम घर में रहेंगे। पहले रेंट पे रहते थे। अब ये लेकिन जगह जो थी वो शहर से बाहर थी, और ऐसे बाहर थी कि 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी आबादी या कोई रहने वाला नहीं था, और यही लोग वहां रह रहे थे। अब क्योंकि वो जगह ऐसी थी, बिल्कुल एक मतलब प्लॉटिंग हुई थी, लोग आहिस्ते आहिस्ते हो रहे थे, तो ये पहले थे जो वहां मूव इन मतलब घर बना के मूव इन किए थे। और वक्त के साथ इनको देखा देखी भी लोगों ने काम वहां करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन इवन विद द लोगों के आना, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सन्नाटे वाली और खाली जगह थी, यहाँ कोई खास आबादी नहीं थी। कहते 2005 से 2007 तक तो बहुत खुश थे, कजन्स को बुला रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, ये हो रहा है, और बच्चे बच्चे फुल पार्टी चल रही है। कि 2007 से कुछ माहौल बदलना शुरू हो गया। अब कहते हैं कि जी घर में जो बच्चे थे, ये और इनके सिबलिंग्स, उनको अब
आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे लोग आपस में बातें कर रहे हैं और विस्परिंग हो रही है। ये अपने वालिदैन को बताते थे तो वो इनकी बात पे यकीन नहीं करते थे कि ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। और कहते हैं कि एक टाइम आया कि फिर मुस्तकिल ऐसी फीलिंग आने लगी कि इनको कोई देख रहा है। बच्चों की बात को तो फिर भी कोई, इनके वालिद साहब खासकर, बिल्कुल ही किसी खाते में नहीं रख रहे थे और कह रहे थे कि अब ये हालात हो गए थे कि चीज़ें जो थी वो पड़े पड़े गायब होनी थी और कहीं की चीज़ कहीं से मिल रही थी और ये हल्का हरकतें शुरू हो गई थी। और अफसोस ये कहते हैं इस बात का ज़्यादा है कि इनके वालिदैन आपस में बिला वजह लड़ना शुरू हो गए थे और लड़े जाते थे। कहते हैं इनके वालिद साहब ने तो कभी इनकी बात पे यकीन नहीं किया, और लेकिन हालात ये हो गए थे कि फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों के कमरे थे, तो बच्चों ने वहाँ अपने कमरों में सोना छोड़ दिया था और या तो अपने पेरेंट्स के कमरों में सोते थे, ये लिविंग रूम में वहाँ जाके मतलब मैट्रेस वैट्रेस डाल के सो गए। और ये कहते थे कि ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ कि जब फर्स्ट फ्लोर पर असल में एक स्टोर था जहाँ से कभी इनके घर वाले इनको कुछ मंगाने के लिए भेजते थे, तो वहाँ कहते हैं जब भी ये जाते थे इनको पाइलों की आवाज़ें आती थी, पाइल की, कि कोई पहन के इनके इर्द गिर्द चल रहा है, और एक अजीब ठंडक महसूस होती थी जो कैसी लगती थी, जो बिल्कुल मतलब एक आपको एकदम से कपकपी आती है तो वो वाली फीलिंग के एकदम से गूज बम्स आने वाली, कि मतलब क्या हो रहा है ये मेरे साथ। तो इसलिए वो उस जगह को अवॉइड करते थे। कहते हैं कि लड़ाई वगैरह घर पे बढ़ती गई है, इतनी बढ़ गई कि इनकी वालदा ने भी लोगों को कंसल्ट करना शुरू कर दिया, और आए बाई शाय हर कोई एक नई स्टोरी सुनाता था। लेकिन उसमें ये पता चला, किसी साहब ने कहा कि आपका घर तो कब्रिस्तान में बना हुआ है, तो पता चला कि वाकई जो ये ज़मीन प्लॉट हुई हुई है ये तो पहले कब्रिस्तान था किसी ज़माने में। अब कहते हैं जनाब के हालात ये थे कि उस घर में अगर किसी चीज़ की अच्छाई कर दो, या कोई बंदा कहते कि यार फलां चीज़ बड़ी अच्छी है, तो वो अगले दिन खराब हो जाती थी। और अगर बंदा कहते जैसे कि मैं अजीज बड़ा ताकतवर हूँ या मेरी बड़ी अच्छी सेहत है, तो अगले दिन बीमार पड़ जाता था। मतलब ऐसा एक माहौल हो चुका था, और एक अजीब किस्म का सफिकेटिंग किस्म का अंदर, घर के अंदर का एक एटमोसफियर था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि ऐसी बदबू आने लगती थी कि वो इतनी ओवर पावरिंग और सफोकेटिंग होती थी कि भागना पड़ता था वहां से। अब कहते हैं जी, ये तो वक्त गुजरता गया, बच्चों की किसी ने नहीं सुनी। अब 2014 आ गया, बच्चे बड़े हो गए, और बकौल इनके अजब साहब के, कि इनके वालिद ने बोला कि अब तुम लोग एडल्ट हो, बड़े हो, अपने अपने कमरों में सो, और ये हरकतें छोड़ो। तो अब सब अपने कमरों में सो रहे हैं। कहते हैं 2014 के अंदर एक रात अजब साहब 2:05 पे, जो उनको टाइम याद है, रात में से एकदम से उठ गए। इन्हें एक बुरा ख्वाब देखा था, जो कि ऐसा था जिसकी वजह से बिल्कुल पसीना पसीना होके उठ के बैठ गए। अब हजम जो था वो भी, जो भी था वो फीलिंग थी। अब पानी वानी पिया और थके हुए थे, तो फिर दोबारा नींद आ गई, फिर सो गए। कहते हैं जी डीप स्लीप में गए हैं, और उसके बाद इन्होंने एक ख्वाब देखना शुरू किया जिसमें स्टोर के अंदर फर्स्ट फ्लोर के एक औरत सी दिख रही है, जिसने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए इनके इलाके के और पुराने ज़माने के, और इनको बुला रही है नाम से अपनी तरफ स्टोर में। अब कपड़े उसने ऐसे पहने हुए जैसे इनकी दादी पहना करती थी, तो वो एक अट्रैक्शन के, दादी बुला रही है करते हुए ये उस कमरे में गए, तो फिर वो शौक में चले गए। कहते हैं जब कमरे में एंटर हुए तो नहीं, जब पिक्चर आने लगी कि कौन मुझे बुला रहा है, तो एक औरत खड़ी हुई है जो कि उनकी दादी के तरीके के ट्रेडिशनल उसने कपड़े पहने हुए हैं, पायल वगैरह के साथ, और विद एवरीथिंग, घाघरा वगैरह वगैरह। उस औरत की गर्दन टूटी हुई है, और उसी हिसाब से उसका सर है। उसके जिस्म पे खरोचे हैं, जैसे उसने रगड़ खाई है। हाथ उसके टूटे हुए हैं, और एक टांग ऐसे मुड़ी हुई है उल्टी। वो इनको देख रही है ऐसी आंखों से जिनकी, जो ये काला एरिया प्यूपिल जो होता है वो इतना छोटा है
कि वाइट वाइट ज्यादा नजर आ रहा है, वो डॉट्स की तरह वो बिल्कुल वो काले हैं, और वो इसको देख रही है। और इनको देखते ही मतलब ये तो एक हालत इनकी खराब हो गई। ये उसको घूर रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के, और कहते हैं कि वो एक अंधेरे में खड़ी हुई और उस अंधेरे के पीछे से एक हाथ निकला, जो उस बड़ा मतलब उसने उस औरत के कंधे पे रखा उस हाथ को। पीछे वो कौन है वो नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस इतना नजर आ रहा है कि उस औरत के कंधे पे एक हाथ आया है पीछे अंधेरे में से। और वो हाथ जला हुआ है, उसकी बहुत गंदे नाखून है और बहुत बड़े साइज का है। उस औरत के मुंह से बड़ा वो हाथ था जो उसके कंधे पे रखा हुआ है। अब अजीब गंदे से उसके बिखरे हुए बाल, और उस औरत ने इस हाथ के आते ही उस मुस्कुराना शुरू किया, और मुस्कुरा वो अपने टूटे हुए दांतों के साथ कर रही है इनकी तरफ देख के। और इनकी तो बिल्कुल कह रहे हैं जान फना हुई हुई और बिल्कुल फ्रीज हुए हुए हैं। उसने फिर इन औरत ने इनसे बात करनी शुरू की इनकी अपनी मतलब नेटिव लैंग्वेज में, मतलब जिस इलाके से बिलोंग करते हैं इनकी रीजनल लैंग्वेज से। और उसने इनको कहा कि वो एक मतलब जान लेने आई। वैसे तो इन सब की सब तो पूरे घर की जान लेने में से कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक जान भी अगर ले ले तो बहुत खुश है। और ये बोल के उसने हंसना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन पे ये वो हंस रही है, ये डर के मारे फ्रीज हुए हैं। तो इन्होंने नोट किया कि उस आदमी जो हाथ उस आदमी का या जो भी चीज का उस औरत के कंधे पे उसने भी हिलना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अपने अंदर एक मतलब गट्स पैदा किए और उसको जवाब दिया कि जो भी तुम कह रही हो ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे साथ खुदा है और तुम कुछ नहीं कर सकती। उसने इनकी बातें सुनी और बड़े आराम से कहा कि इस दफा मैं अकेली नहीं। और कहा कि कल, आने वाले कल तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अकेली नहीं हूं और कोई आ रहा है, मेहमान। ये बोलने के बाद उसके इन्होंने भागना शुरू मतलब उस जगह से भागे ख्वाब में, तो बकौल इनके खाली डार्क स्पेस में ये भागे जा रहे हैं। और वो पीछे से हंसे जा रही है, और भागते भागते ये मतलब वो हंसे जा रही है, तो ये एकदम से उठ के बैठ गए सुबह के 5 बजे। इतना खौफनाक ख्वाब था कि ये सीधा नीचे उतरे और बिल्कुल ही खत्म कंडीशन कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या करके मैं उठाऊं। और मैं सीधा भाग के नीचे अपनी वालदा के पास गया। वालदा के पास जब मैं पहुंचा तो उनको मतलब जगाया, तो उनका भी बहुत बुरा हशर, पूरे जिस्म में दर्द, टांगे शदीद दुख रही। और ये हशर देखने के बाद उनको बड़ी हैरत हुई, और ये फिर हर किसी के पास देखने गए। तो देखा कि जितने भी घर में लोग थे तकरीबन सभी जाग रहे, और सब बहुत तकलीफ में, मतलब बॉडी पेन और ये वो सब इस तरह का सिलसिला है। तो ये देखने के बाद ये शौक में चला गया। और उसने फिर ये अपनी स्टोरी सुनाई अजब ने सबको, मैंने ख्वाब में ये देखा। लोगों ने बोला, घर वालों ने, कि मतलब ये ख्वाब था ये वो, लेकिन इनके वालिद साहब ने बड़े हैरत से मतलब उससे उस औरत की डिस्क्रिप्शन पूछना शुरू कर दी, कपड़े ये वो ज्वेलरी वट। ये सब सुनने के बाद फिर उनके वालिद साहब ने एक स्टोरी सुनाई कि इनके जो दादा थे उनकी दो बीवियां थीं, और दोनों बीवियां आपस में बहुत शदीद लड़ाई थी और एक बहुत शदीद हंगामा रहता था। और एक बीवी जब 9 महीना मतलब 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, बच्चा बस आने वाला था, तो उसने तंग आके एक कुएं में छलांग मार के खुदकुशी कर ली थी। अब
कहा यह जाता है कि उस औरत ने मरने के बाद, क्योंकि उसका बच्चा भी मर गया साथ में उसके, तो उसने इनका पीछा इनके खानदान का ले लिया कि जो दूसरी वाइफ थी तो उसकी औलाद है वो उसको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी अपनी औलाद जाया हो गई और वो इनका पीछा करती है। ये सुनने के बाद तो ये शौक में चले गए, लेकिन इनके अब्बा ने बोला कि मतलब इस पे ज्यादा सोचना नहीं, ये नाइटमेयर था और बात खत्म। अब ये कहते हैं ये कॉलेज गए, अपने यूनिवर्सिटी है और कॉलेज है जो भी पढ़ करने गए, और उसके बाद जब वापस आए तो इन्होंने घर की फ्रंट, मतलब बाहर फ्रंट पोर्च कह लें आप, बाहर के आंगन में नोट किया कि दो पैर के बड़े से पैरों के निशान हैं। जो उस पैरों के निशान को देखा तो उनको याद आया कि उस औरत ने क्या कहा था ख्वाब में कि आज मेहमान आएगा मेरा। तो एक खौफ उनके ऊपर तारी हो गया और ये वापस अंदर गए। पहले अपनी माँ से पूछा, किसी को नहीं पता था कि ये बाहर निशान कहाँ से आए, तो शोर मचा दिया और फिर बोला कि भाई आज रात हम इस घर में नहीं रुकेंगे। बहुत मुश्किल से इनके वालिद साहब माने और फिर सारे लोग अपने एक अंकल के घर जाके रुक के रहा। अब ये कहते हैं कि जी सुबह जब वापस घर आए तो सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ था, शीशे टूटे हुए, आईने टूटे हुए, और बाकायदा जो मैट्रेसेस थी, जो पलंग थे, उनमें ऐसे निशान पड़े हुए जैसे किसी ने उनको बाकायदा स्टैब किया हो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे घर की हशर को देख के तो एक खौफ तो तारी हुआ कि जैसे घर पूरा उलट दिया किसी ने आगे रात में। घर में पैरों के निशान थे। उनको देखने के बाद एहसास हुआ कि वाकई कोई रात में आया था, और फिर फैसला हुआ कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये अपने फिर अंकल के यहाँ गए और फिर किसी बड़े वेल रिस्पेक्टेड कोई साहब थे उनसे कंसल्ट किया गया, तो उसने इनके घर में आके उस औरत को कम्युनिकेट किया और फिर बताया इनको कि वो औरत तो खून की प्यासी है और वो मतलब इनको छोड़ने को तैयार नहीं। तो सेटलमेंट ये उसने किया इनके साथ कि अपने आबाई घर शहर में, अपने आबाई गांव में अब तुम लोग पलट के वापस नहीं आओगे। ये घर अब उसका है और ये घर बंद करके चले जाओगे। अगर कोई वापस आया तो उसको वो अब नहीं छोड़ेगी। ये ही सुनना था, तो ये सब बंद किया और छोड़ छाड़ के ये लोग चले गए। और उसके बाद से ये वहां नहीं रहते। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और एक ट्विस्ट ये है कि जो हमें भेजने वाली हैं स्टोरी, उन्होंने कुछ 3 तस्वीरें भेजी हैं, और वो एक पैर के निशान की जिसको मार्बल पे साफ करने की कोशिश की है, लेकिन वो साफ नहीं हुआ। वो कहती हैं ये वो उस घर के पैरों के निशान है, जब ये लोग वापस गए थे तो टूटे हुए घर में फर्श पे कुछ जो निशान थे वो उनमें से हैं, और उनको साफ करने की कोशिश की लेकिन वो मार्बल से हट नहीं रहे। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई एम जस्ट गोना अपलोड देम ऑन माय फेसबुक पेज। उस पर जाके आप देख लीजिएगा। और ये था आज का सेशन। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा, और आप सबका शुक्रिया कि आप इतना पूछा मेरी खैरियत का, और थैंक यू वेरी मच। और कीप राइटिंग इन, आप स्टोरियां भेजते रहेंगे, हम ये चलाते रहेंगे, मामला चलता रहेगा। बाकी मेरा ख्याल है कि मुझे अब अपनी सेहत पे फोकस करना चाहिए, वर्कशॉप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें शुरू करनी चाहिए। लेकिन ये काम अकेला करना बड़ा मुश्किल होता है, तो चले, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दिस वाज एपिसोड 81। थैंक्स फॉर राइटिंग इन, सब्सक्राइबिंग, वॉचिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शेयरिंग, एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।